पिछले क्लास में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ की वैल्यू होती थी -d∅/dt, जहाँ फाई होता था मैग्नेटिक फ्लक्स। आज उसके कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बोर्ड के प्लेन में, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग नहीं है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसका मैग्नीट्यूड गिवन है B इक्वल्स टू से 0.5 टेस्ला। अब मैं क्या करता हूं कि एक स्क्वायर लूप लेता हूं और उस स्क्वायर लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से पुल करता हूं। इसका जो साइड लेंथ है a है और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो ये विड्थ है, द विड्थ इज गिवन स्मॉल d, ठीक है। से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है ना। अब मैं इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पुल कर रहा, t इक्वल्स टू 0 पे सीन क्या है कि इसका जो ये एज है ये मैग्नेटिक फील्ड के एंट्रेंस पे है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा। ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ ये कैसा दिखेगा ये बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें 3 सीन बनेंगे। पहला सीन बनेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है। दूसरा सीन बनेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। और तीसरा सीन बनेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल रहा है। इसमें ये एजम्पशन लिया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ है वो इसके एज लेंथ से ज्यादा है, ठीक है। तो पहला जो केस बनेगा, केस 1, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा उस केस की बात करते हैं। किसी टाइम t पर एज्यूम करते हैं कि इसका x डिस्टेंस अंदर आ गया। तो जब इसका x डिस्टेंस अंदर आ गया उस टाइम पर फ्लक्स को इवेल्युएट करेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी B.S से, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो BS cos 01। तो देखो, फ्लक्स उतने ही एरिया से आएगा जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है वहां के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0, तो वहां के लिए फ्लक्स नहीं आएगा। तो बस इतने से ही एरिया के लिए फ्लक्स आएगा। तो ये फ्लक्स हो गया B और एरिया की वैल्यू हो गई A इंटू x। तो केस फर्स्ट में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुआ उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को लिख सकते हैं यूजिंग द फैराडेज लॉ। BA बाहर आ गया, आगे एक माइनस है dx/dt। नाउ dx/dt एक्चुअली इसका वेलोसिटी देगा और इसके वेलोसिटी को मैं लिख देता हूं v, तो -BAV। ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, और ये निगेटिव है। और सिंस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल होती तो ये भी वेरी करता। तो पहली बात, कितने देर में ये पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा। तो ये ट्रेवल करेगा डिस्टेंस a, तो पूरा का पूरा अंदर आने में इसको जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा A/v। तो A/v टाइम तक जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो होगा -BAV। नाउ कमिंग टू केस 2, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने लगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो देखिए होगा क्या। अब इसमें फ्लक्स चेंज होना रुक जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा 0। तो कितने देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। तो देखो, ये बैक एज ये वाला जब यहां आ गया से लेके ये वाला फ्रंट एज जब यहां पहुंच जाए उस टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। तो उस टाइम ड्यूरेशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा 0। तो अगर शुरू से लेके वो टाइम काउंट करें इनिशियल t इक्वल्स टू 0 से, तो t इक्वल्स टू 0 पे देखो फ्रंट एज यहां था, एंड जब फ्रंट एज यहां आ जाएगा उस टाइम तक फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा। तो फ्रंट एज ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो d है।
तो d बाई वी टाइम तक कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं रहेगा। नाउ कमिंग टू केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा कि ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा। तो जब ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर जो है वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और उससे क्या है कि वापस से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होगा। तो पहले इतना नोट कर लेते हैं, फिर उस केस थर्ड को भी देखते हैं। नाउ कमिंग टू केस थर्ड। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकलना स्टार्ट करेगा उस केस में क्या होगा। मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था और किसी टाइम पर ये x डिस्टेंस तक बाहर निकल गया, ये डिस्टेंस x है। अब इस केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालेंगे तो लिखेंगे माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो फ्लक्स के लिए बात करेंगे, फ्लक्स हो जाएगा b इंटू ए एक्स। तो ईएमएफ आ गया वापस से, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस बी ए डी एक्स बाई डी टी। नाउ डी एक्स बाई डी टी को माइनस वी लिख सकते हैं, तो ईएमएफ आ जाएगा बी ए वी। अब की बार ईएमएफ पॉजिटिव आ गया। अभी आप ये कंफ्यूजन में नहीं जाना कि ईएमएफ पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा, अभी के लिए बस आप इतना ही समझो। तो अगर मैं अब इसका ग्राफ खींचूं तो ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ, कुछ टाइम तक नेगेटिव था, कुछ टाइम ड्यूरेशन में जीरो हो गया, फिर ईएमएफ पॉजिटिव हो गया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये टाइम हो गया ए बाई वी, ये टाइम हो गया डी ए बाई वी, डी बाई वी। अब कितने टाइम में बाहर निकल आएगा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि फ्रंट एज पहले यहां पर था, अब फ्रंट एज ए प्लस डी डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो वो टाइम जिस पर ईएमएफ जीरो हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस डी बाई वी। ये ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ है। नाउ कमिंग बैक, ये तो एक एग्जाम्पल था केवल डिफिनीशन को समझाने के लिए। नाउ कमिंग बैक, अभी जो ईएमएफ लिखा था फैराडेज लॉ से, वो ईएमएफ था ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो ईएमएफ है ना, इसको आप लिखना इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अगर कोई बोले कि एवरेज ईएमएफ कितना होगा, तो एवरेज ईएमएफ का डिफिनीशन होगा एवरेज ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन द टाइम टेकन। ये एवरेज ईएमएफ है, एवरेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो अब आप इतना नोट कर लो क्योंकि बोर्ड पूरा भर गया है, फिर बात करते हैं। जैसे एवरेज और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि टाइम वेरिंग है, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम ग्राफ दिया गया है ऐसा, है ना। ये है 10 सेकंड और ये है 20 सेकंड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है 0.4। ये मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में दिया गया है, और टाइम जो है ना, टाइम दिया गया है सेकंड में। तो आपसे बोला गया कि ये बताइए वो ड्यूरेशन बताओ जिसमें एवरेज ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दोनों सेम होंगे। इन विच ड्यूरेशन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आर सेम, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन है इन विच टाइम ड्यूरेशन एवरेज ईएमएफ इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ये क्वेश्चन है। तब इसको कैसे किया जाए, तो देखो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का डिफिनीशन होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और एवरेज ईएमएफ का डिफिनीशन होता है माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का डिफिनीशन है। दोनों सेम कब होंगे, अच्छा ये बताइए कि डी वाई बाई डी एक्स कब इक्वल हो जाता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के, ये कब इक्वल होता है, तो ये तब इक्वल होता है जब ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों वैल्यू सेम तब होंगे जब ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ किस ड्यूरेशन में है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है 10 to 20 सेकेंड में। तो 10 to 20 सेकेंड में एवरेज और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दोनों इक्वल होंगे। इन ड्यूरेशन फ्रॉम 10 to 20 सेकेंड एवरेज ईएमएफ इक्वल्स टू
इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एट एनी मोमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ गिवन है B इक्वल्स टू 20t³ प्लस 10t² प्लस 5। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू गिवन है। अब आपको बोला गया कि ईएमएफ की वैल्यू बताओ एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और फिर आपको बोला गया कि एवरेज ईएमएफ बताओ इन ड्यूरेशन 0 to 1 सेकेंड। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए आपसे। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की बात करते हैं। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं माइनस ऑफ d∅/dt, तो ये आ जाएगा 60t² प्लस 10t, t को 1 रख दिया तो ये आ गया -70। से दीज आर गिवन इन SI यूनिट्स, तो ये आ गया वोल्ट में। ठीक है ना। अब अगली बात एवरेज ईएमएफ की। तो एवरेज ईएमएफ निकालने के लिए पहले निकालो इनिशियल फ्लक्स। तो इनिशियल फ्लक्स t को 0 रख दो, तो इनिशियल फ्लक्स आ गया 5। फिर निकालो फाइनल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स के लिए t को 1 रख दो, तो ये आ गया 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35। तो फाइनल फ्लक्स आ गया 35। तो एवरेज ईएमएफ इन द ड्यूरेशन फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, उसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं माइनस करके रखूं तो माइनस ऑफ 30 अपॉन द टाइम ड्यूरेशन, तो ये आ गया माइनस ऑफ 30 वोल्ट्स। इसको नोट कर लेते हैं, है ना। फैराडेज लॉ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि ईएमएफ डेवलप हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो गया अगर किसी में, तो उसमें करंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, मान लो कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक क्लोज्ड लूप रख दिया, कंडक्टिंग लूप, तो इसमें इसके अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग है तो इसके सरफेस से जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के चलते जो करंट होगा उस करंट को लिख सकते हैं माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम बटे रेसिस्टेंस। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि करंट होता है ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। तो ईएमएफ की वैल्यू फैराडेज लॉ से लिख दी मैंने, माइनस ऑफ d∅/dt अपॉन रेसिस्टेंस। ये इसमें करंट आ जाएगा। ठीक है। तो अगर ये करंट आता है तो किसी भी टाइम ड्यूरेशन में जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा, इंड्यूस्ड चार्ज एट एनी टाइम ड्यूरेशन, उसको कैसे निकालोगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि देखो I dt इधर कर दिया, माइनस ऑफ d∅/r, ये इसको ऐसे रहने दिया मैंने। अब मैंने क्या किया कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं तो इंटीग्रेशन I dt माइनस ऑफ 1/r बाहर आ गया, इंटीग्रेशन d∅ से यहां पे मैंने लिमिट दे दिया 0 से t। जब टाइम 0 था तो फ्लक्स की वैल्यू थी φi, जब टाइम t हुआ तो फ्लक्स की वैल्यू होगी φf। ये इंटीग्रेशन I dt देगा, ये होगा नेट चार्ज फ्लोन, और नेट चार्ज फ्लोन को लिख सकते हैं -1/r φf माइनस φi। तो ये आ जाएगा चार्ज फ्लोन इन टाइम ड्यूरेशन 0 to स्मॉल t। अब इसमें अगली बात यह आएगी कि भाई आपने करंट का मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि भाई ये इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगी ये तो मैंने बता दिया, पर मैंने ये नहीं बताया कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो दिया जाता है वो एक्चुअली लेंज लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हम लोग यूज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं लेंज लॉ। अब अगली बात ये आती है कि लेंज लॉ होता क्या है। तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो लेंज लॉ के स्टेटमेंट को। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। अब इसको आप थोड़े एक आध एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने क्या बोला कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम वेरिंग नहीं है, और इसमें एक लूप था जिसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। अब मैंने बोला कि इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताइए। ये कंडक्टिंग लूप है भाई,
इसमें इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा वो बताइए मुझे। तो जब ये बाहर निकालोगे तो फ्लक्स घटते जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया घटेगा। तो घटेगा तो इसमें ऐसा करंट आएगा कि वो फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज करे। तो ऐसा करंट आएगा कि वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दे जो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। तो उसके लिए जो करंट आएगा उस करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये देखो, ऐसा जब करंट घूमेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इनवर्ड, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट को मैंने एक लूप के एक्सिस के अलोंग फ्री फॉल कराया, छोड़ दिया मैंने, ऐसे गिर रहा है। अभी बोला कि जैसे जैसे ये पास आएगा इसमें फील्ड लाइन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो अब आप बताइए कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बाहर में होती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसी होती हैं फील्ड लाइंस। तो जब ये पास आ रहा है तो इन फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ते जा रहा है। तो ये उस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करेगा जो कि इस इंक्रीज को अपोज करे। तो उसके लिए ये करंट ऐसे फ्लो कराएगा ताकि ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाए। ठीक है, तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट होता है, वापस से मैं बोल देता हूं कि द इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है ना, नोट कर लेते हैं इस बात को। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इस अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड बी गिवन है। एक सर्कुलर रिंग जो है जिसका रेडियस ए है, कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग है ये पहले इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट थी। अब इसको टी टाइम में मैंने खींच के बाहर निकाल दिया। तो टी टाइम में मैंने खींच के जब बाहर निकाला तो इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हुआ ये आपको बताना है। तो इसमें गिवन क्या है कि इन टाइम टी इसको मैंने पुल करके बाहर निकाला है। तो कैसे करें, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट उसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट, उसका फॉर्मूला हो गया -1/r phi f माइनस phi i। ये अमाउंट ऑफ चार्ज पास का फॉर्मूला होता है। इसका रेसिस्टेंस गिवन है, रेसिस्टेंस ऑफ लूप ये कैपिटल R गिवन है और ये भी गिवन है टाइम कि कितने टाइम में इसको बाहर निकाला, ये स्मॉल t है। तो -1/r फाइनल फ्लक्स, जब इसको मैंने बाहर निकाल दिया तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। और जब ये पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तो ये फ्लक्स की वैल्यू थी b इंटू ए स्क्वायर। तो जो चार्ज पास हुआ डेल्टा क्यू, उस चार्ज का वैल्यू हो जाएगा ba²/r। ठीक है, ये बात हो गई। जैसे एक लेंज लॉ का एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी मैंने बोला था कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है और इसमें एक सर्कुलर लूप रखा है। अब आप ये बताइए कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज करे तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में आएगा। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। तो फ्लक्स जब इंक्रीज करेगा तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। तो इसके लिए करंट ये ऐसा फ्लो कराएगा। जब करंट ऐसे फ्लो करेगा ना तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउटवर्ड होगा और एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, जिसके चलते नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। तो ये हो गया इसमें करंट का डायरेक्शन। ये क्वेश्चन ये था कि मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। What is the direction of current? ये बताना था, तो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक सेमी सर्कुलर डिस्क को, वो लाइन जो इसके सेंटर से जाती है O से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं, और इसका रेडियस है a। तो आपको यह बताना है कि व्हाट विल बी द ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा ये बताना है। इसको यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया जा रहा है। तो इसमें दो सीन बनेंगे, एक बार जब ये अंदर जा रहा, एक बार जब ये बाहर निकल रहा। तो दोनों सीन के लिए अलग अलग बात करेंगे। पहला केस बात करते हैं जब ये अंदर जा रहा है तब की बात। तो जब ये अंदर जा रहा है, इन दैट केस किसी भी टाइम t पर मान लो कि ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया कि इसका थीटा एंगल वाला जो सेक्टर है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला गया। तो अब इस केस में सबसे पहले निकालते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये एरिया कितना होगा। तो एरिया क्या होता है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर को अपने लिखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई। पाई पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सेक्टर का एरिया होता है। इसको मैं यूज करूंगा। तो आर स्क्वायर थीटा बाई 2 एरिया इंटू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तब इस केस में जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो माइनस ऑफ आर स्क्वायर बी बाई 2 बाहर आ गया, डी थीटा बाई डी टी, इसको लिख दिया ओमेगा। अब सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट, ये ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। तो एक निगेटिव ईएमएफ जो कि कांस्टेंट है, ये कब तक रहेगा कि जब तक ये पूरा का पूरा अंदर न घुस जाए। ये पूरा का पूरा अंदर कब चला जाएगा, जब ये एंगल रोटेटेड थीटा जो है ये पाई के बराबर हो जाए। तो पाई एंगल घूमने में टाइम क्या लग जाएगा, तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी से टाइम आ जाएगा पाई बाई ओमेगा। उसके बाद केस 2, अब ये बाहर निकलना स्टार्ट करता है। तो जब ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा उस टाइम की बात करते हैं। तो जब ये घूम के बाहर निकला, मान लो किसी टाइम टी पर सीन ये बनता है, ये ऐसे घूम के बाहर निकल रहा है कि किसी टाइम टी पर ये जो है थीटा एंगल इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो थीटा एंगल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वापस जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू बी। तो अब जो ईएमएफ हो जाएगा, अब ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी से माइनस ऑफ आर स्क्वायर बी बाई 2 डी थीटा बाई डी टी। तो देखो थीटा घटेगा, तो थीटा घटेगा तो डी थीटा बाई डी टी को माइनस ओमेगा रखूंगा जब, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब की बार जो ईएमएफ आएगा वो पॉजिटिव में कांस्टेंट आएगा अप टू टाइम 2 पाई बाई ओमेगा। फिर जब ये अंदर आएगा तो फिर वापस से नेगेटिव हो जाएगा ईएमएफ, फिर जब बाहर जाएगा तो फिर वापस से ये ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा एक अल्टरनेटिव ईएमएफ हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये हो गया 3 पाई बाई ओमेगा, ये हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। ऐसे करके एक अल्टरनेटिव ईएमएफ मिलेगा हमको। ठीक है, इसको नोट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सिलेंड्रिकल रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब कि ये पोजीशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है, और इसमें एक ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इस रीजन के सेंटर पर है। ठीक है, और ये एंगल गिवन है, ये एंगल है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है एट ए कांस्टेंट रेट सी। तो इस ट्रायंगल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ये आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द ट्रायंगल, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड को बी मान लेते हैं
इसका एरिया कैसे निकालें? तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा θ/2। ये डिस्टेंस जो है ये r है, तो उसके हिसाब से अगर सोचें तो ये लेंथ जो होगी, ये लेंथ हो जाएगी r sin θ/2। तो ये एरिया जो हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो ये लेंथ है r इंटू कॉस θ/2, ठीक है ना, इनटू हाइट आ गया 2r sin θ/2। तो ये 2 से 2 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा b इंटू आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो इसको लिख सकते हैं अपने br²/2 इंटू साइन थीटा। ये आ गया फ्लक्स का वैल्यू। तो अब अगर ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ होता है माइनस ऑफ d∅/dt, दैट इज माइनस बी तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, r² साइन थीटा dB/dt, और dB/dt की वैल्यू गिवन है, दैट इज c। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ CR² इंटू साइन थीटा। ये ईएमएफ की वैल्यू आ गई, इसको नोट कर लेते हैं। अब इसमें कुछ एक बातें हैं जो काम के लायक हैं, जिनको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट जो माइंड में आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि फील्ड लाइंस जो हैं, जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनका फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है, ये कैसे हमको पता चलेगा। या दूसरा पॉइंट ये हमको कैसे पता चलेगा कि फील्ड लाइंस जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनका सेंटर क्या है। ये दो बातें माइंड में कंफ्यूजन में आएंगी। तो देखो, ये जो सारा डिस्कशन है केवल सिलेंड्रिकल रीजन में ही वैलिड है, इसीलिए यहां के लिए ही दिया जा रहा है। अगर गिवन रीजन सिलेंड्रिकल रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और उसमें आपको बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड से टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, अब आप बताइए कि यहां से जो फील्ड लाइन जा रही है पॉइंट O से, उस फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन क्या है। तो क्या करना तुम लोग कि यहां पर एक हाइपोथेटिकल कंडक्टिंग लूप मान लो। अब अगर यहां पे एक हाइपोथेटिकल कंडक्टिंग लूप रखा गया है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तो इस लूप में करंट कैसे फ्लो करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लो वो निकाल लो। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लो करंट निकाले तो वो ऐसे फ्लो करेगा। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब नीचे है तो फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन किधर हो जाएगा, ऊपर। तो उस हिसाब से आप फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन दे देना कि भाई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ उसमें फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन जो है वो ऐसा दिखेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये आ गया कि ओ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि आपसे पूछा गया कि एक सिलेंड्रिकल रीजन है और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन बताओ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज करे तो ये डायरेक्शन में मूव करेगा या ये डायरेक्शन में, 1 में या 2 में, किधर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसा सोचो कि इलेक्ट्रॉन जहां पर है वहां से एक कंडक्टिंग लूप जाता है, और उस कंडक्टिंग लूप का जो सेंटर है ना, वो इस सिलेंड्रिकल रीजन के सेंटर पर है, ऐसा एज्यूम करो। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो अब होगा क्या कि इस कंडक्टिंग लूप में करंट जाएगा ऐसा। तो करंट ऐसे जा रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोलोगे कि सेकंड विल बी द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल रीजन में हो या किसी भी रीजन में हो, अगर वो टाइम के साथ वेरी करेगा तो उस रीजन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। पर हमारे यहाँ जो मैथमेटिक्स अवेलेबल है वो केवल सिलेंड्रिकल रीजन के लिए ही मैथमेटिक्स अवेलेबल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सेंटर होगा ना, वही होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस का सेंटर। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं उनकी फील्ड लाइन का जो सेंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर पर होगा। और अगली बात, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन कैसे देखेंगे। तो ओरिएंटेशन देखने के लिए आप कंडक्टिंग लूप्स का एजम्पशन ले लो कि अगर वहां कंडक्टिंग लूप्स होती
तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता, तो जिस डायरेक्शन में करंट गया इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट गया, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो। जैसे कि कोई बोले कि इस पॉइंट पर जहां इलेक्ट्रॉन रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है तो फोर्स ऐसा लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ये डायरेक्शन में होगा। अगला पॉइंट, ये जो था ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है। इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव है, इसीलिए इसके जो क्लोज लाइन का जो इंटीग्रेशन है ना ओवर द पाथ, ये नॉन जीरो आ रहा है। अगर ये कंजर्वेटिव नेचर का होता तो ओवर द पाथ इसके क्लोज लाइन का इंटीग्रेशन जीरो हो जाता। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हुआ, तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह हुआ कि वहां पर पोटेंशियल एग्जैक्ट फॉर्म में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। यह बस समझाने के लिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहां आया, कैसे आया। एक्चुअल क्या है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है उस रीजन को ग्रे रीजन कहा जाता है। और ग्रे रीजन में होता क्या है कि आप ये नहीं बता पाएंगे कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और अगर कोई क्या करे कि 1 से लेके 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ओवर दिस पाथ निकाले और कोई ओवर दिस पाथ निकाले, तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट फॉर्म में डिफाइंड नहीं है। तो अलग अलग पाथ से जाके दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो अलग अलग होगा। पर ये कंजर्वेटिव फील्ड में नहीं था। कंजर्वेटिव फील्ड में क्या था कि यहां से जाओ या यहां से जाओ पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएगा, क्योंकि वहां पर क्या होता था कि अगर ये क्लोज पाथ होता तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता जीरो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। तो अगर ऐसा होता तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 1, ये दोनों जोड़ के जीरो होता। तो इसको ऐसे लिख सकते थे 1 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 1, पर ये यहां पर वैलिड नहीं है क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, इसको नोट करते हैं। अब अपने माइंड में ये कंफ्यूजन जाएगा कि ये जो फैराडे ने कहा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों डेवलप हुआ, पहला कंफ्यूजन तो ये आता है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सेकंड कंफ्यूजन आता है। ये दो कंफ्यूजन है जो अब अपने यहां पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जब जनरेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में जीरो है तो उस रीजन में दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है। तो अगर हम लोग ऐसे सोचे तो ये लगता है कि भाई ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है हम लोगों को। इसी टॉपिक को समझने के लिए हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो होता क्या है, इसको समझने के लिए एक सिलेंड्रिकल रीजन लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। और उस सिलेंड्रिकल रीजन में एक कंडक्टिंग हम लोग लूप रख देते हैं जिसका से रेडियस है कैपिटल आर, और इस लूप का जो सेंटर है इस सिलेंड्रिकल रीजन के सेंटर पे है। t इक्वल्स टू 0 तक मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा था, एंड आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 0 मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा तो भाई इसमें जो है ईएमएफ डेवलप होगा और करंट आएगा। करंट किस डायरेक्शन में आएगा, तो अकॉर्डिंग टू लेंज करंट का डायरेक्शन होगा ये। तो अब ये है करंट का डायरेक्शन। अब हम लोग को ये जानना है कि ये करंट आया कैसे। अगर हम लोग माइन्यूटली देखें चीजों को तो मैग्नेटिक फील्ड उन चार्जेज पे फोर्स नहीं लगाता जो रेस्ट पर हैं। t इक्वल्स टू 0 के पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी 0 थी, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता। तो जब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होना स्टार्ट हुआ, ये करंट अचानक से कैसे आया। मैग्नेटिक फील्ड तो रेस्ट वाले चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता, तो अचानक एक इलेक्ट्रॉन जो रुका हुआ था अचानक से वो इलेक्ट्रॉन मूव करना कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है यहां पर कोई और फील्ड है जो इंट्रोड्यूस हुआ है।
तो होता क्या है कि जब किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलता है ना, कैसा भी रीजन हो, मैंने तो सिलेंड्रिकल लिया है, कैसे भी रीजन में जहां मैग्नेटिक फील्ड है और अगर वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, मतलब कि उसकी फील्ड लाइंस सर्कुलर होती हैं। थर्ड पॉइंट, अगर रीजन सिलेंड्रिकल है तो वो जो सर्कुलर फील्ड लाइंस हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगी, ऐसा। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। और इन फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन क्या होगा, कैसे जाने? तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये करंट कैसे गया, करंट अगर ऐसे गया तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे गए होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। देखो ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये फील्ड लाइंस के ओरिएंटेशन को बताएगा कि फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये कैसे पता करें कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस फैराडे ने कहा था ये किन दो पॉइंट्स के बीच का है? तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, सोच के देखो, तो अगर मैं दो पॉइंट ले लेता हूं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास है, से पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, अब इनके बीच का अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूं डी इप्सिलॉन, तो फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस से लिखूंगा माइनस ई डॉट डी एल। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ठीक है, से मैं अगर 1 से 2 जाऊंगा तो डीएल वैसा हो गया, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसा है, तो ये हो जाएगा माइनस ई डीएल कॉस 0। तो उस हिसाब से अगर सोचे तो दोनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है, तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो 1 हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा और 2 लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। तो ये जो छोटा सा सेक्शन हुआ ना, इसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है। वैसे ही वायर का जितना छोटा छोटा सेक्शन है ना, उन सब में ही ये पोटेंशियल डिफरेंस आया है, और इन सबको अगर मैं जोड़ देता हूं ना तो वो ईएमएफ मिलेगा जो फराडे ने दिया था। मतलब कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि फराडे ने जो ईएमएफ दिया, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, वो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर नहीं है, ये पूरे लूप में ही वो इंड्यूस हुआ है ईएमएफ। किसी भी स्मॉल सेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस आया है ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस ईएमएफ को लिखा जा सकता है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल। ऐसे तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता ना तो ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन हो जाता 0, पर ये नॉन कंजर्वेटिव है इसीलिए ये नॉन जीरो हुआ। और इधर फ्लक्स को लिख दूंगा डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। तो ये फराडेज लॉ का अल्टरनेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इस लूप को बैटरी से रिप्रेजेंट करूं थोड़ा सिंपल समझाने के लिए, तो इस 1 2 को हटा के एक छोटा सा बैटरी लगा दूंगा मैं यहां प्लस माइनस, इसके आगे वाले सेक्शन को हटा के एक छोटा सा बैटरी लगा दूंगा मैं यहां प्लस माइनस, इसे इसके आगे वाले सेक्शन को हटा के फिर एक बैटरी लगा दूंगा प्लस माइनस। ऐसे ही इस पूरे लूप को बैटरी से मैं रिप्लेस कर दूंगा, और इन सारे बैटरीज को देखोगे तो ये सीरीज में होंगे, और इन सारे बैटरीज के ईएमएफ को अगर जोड़ दूंगा तो मिलेगा फराडेज का ईएमएफ। ठीक है, इतना नोट करते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने इसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी उसकी फील्ड लाइंस सर्कुलर फील्ड लाइंस होंगी। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फिक्स नहीं होगा, वो ओवर द पाथ डिपेंड करेगा। और एक्चुअली ये जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है ये केवल सर्कुलर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही दिया गया है। ऐसे जहां भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है वहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, पर अगर मैग्नेटिक फील्ड एक सिलेंड्रिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है तो उस रीजन के लिए हम लोग ये बता पाएंगे एग्जैक्टली कि हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल लुक लाइक। अगर रीजन सिलेंड्रिकल है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताया गया था। अभी हम लोग ये इवेल्युएट करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड
एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दैट रीजन वो क्या होगा, ये हम लोग इवेल्युएट करना चाहते हैं। तो देखो इसमें दो केसेस में बांट के स्टडी करेंगे हम लोग। केस फर्स्ट, ये सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मान लो इस रीजन के सेंटर से आर डिस्टेंस पर निकालना चाहते हैं एट ए पॉइंट पी। केस फर्स्ट ये बन रहा है कि ये जो पॉइंट पी है इस रीजन के अंदर का पॉइंट है। इस रीजन का जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल आर, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो पॉइंट है पी। ठीक है ना। केस वन, व्हेन आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, ये पहला केस है। तो अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले कैसे, तो सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से जो गुजरती हुई फील्ड लाइन होगी वो फील्ड लाइन कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया गया था कि वो कंसेंट्रिक सर्कल होंगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल रीजन में है तो उस रीजन का जो सेंटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी वही सेंटर होगा, ये बताया गया था। अभी अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो आप एज्यूम करो कि ये जो वायर है ये एक कंडक्टिंग वायर है, और इसमें बताओ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कि करंट किस डायरेक्शन में आया। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो करंट जो है ये डायरेक्शन में आएगा। करंट ये डायरेक्शन में आया तो इलेक्ट्रॉन्स उसके उल्टे डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगा होगा वो इस डायरेक्शन में है, तो फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन हम लोगों ने निकाल लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करने के लिए हम लोग लेंज लॉ को ही यूज करेंगे एंड फराडेज लॉ को। तो फराडेज लॉ क्या था कि क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल ओवर द पाथ, ये होगा ईएमएफ का वैल्यू, और इस ईएमएफ को लिखना है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अभी देख ई डॉट डीएल का क्लोज लाइन इंटीग्रेशन इस पे मैं करूंगा, और मैं जो डीएल ले रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले रहा हूं मैं। तो ई डॉट डीएल का क्लोज लाइन इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ई डीएल कॉस जीरो, तो कॉस जीरो हो गया 1। अभी इधर माइनस ऑफ डी बाई डी टी। अब फाई को क्या लिखें, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स को लिख सकता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो टर्म है पाई स्मॉल आर स्क्वायर ये वेरी नहीं कर रहा, तो इसको मैं बाहर ले लूंगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इधर देख इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर में लूंगा एज्यूम करते हुए कि सिंस दिस पॉइंट इज लोकेटेड सिमेट्रिकली थ्रू अबाउट द सेंटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर ले लिया। तो अब ये आ जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को लिख सकते हैं ई इंटू टू पाई स्मॉल आर। इधर आ गया माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देखो मैग्नीट्यूड जब निकाल रहे हैं तो ये माइनस को ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर बाई टू डी बी बाई डी टी। तो ये उस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। आगे से ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो सेंटर से, सिलेंड्रिकल रीजन के सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने यहां जब इंटीग्रेट कर रहा था इसीलिए ई को बाहर कर लिया था कि हर आर डिस्टेंस पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन हर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये हो गया अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज आर। देखो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ होगा। नाउ कमिंग टू केस 2, सेकेंड केस को लेते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करना है वो इस रीजन के बाहर का पॉइंट है, वहां की बात करते हैं। एक सिलेंड्रिकल रीजन के बाहर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि इतना नोट कर लो, फिर बाद में बात करते हैं। सेकंड केस की बात करते हैं, केस 2।
जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करना है वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंड्रिकल रीजन में ही एग्जिस्ट करता है, पर मुझे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो इस रीजन के बाहर का पॉइंट। आगे के लिए यह बात ध्यान में रखना है कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, उस रीजन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही, उस रीजन के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इस बात को आगे के लिए आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उस रीजन में ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा उस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही, उस रीजन के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये बात ध्यान रखें आप। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस सिलेंड्रिकल रीजन का रेडियस है कैपिटल आर, और जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इवेल्युएट करना है उसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इट इज केस 2। नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है वो इस रीजन के सेंटर से जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर और इस सर्कल में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा तो ये मेरा कहना गलत नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन। अब यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो सबसे पहले मैं पता करूंगा कि यहां जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ओरिएंटेशन कैसा है। इसको पता करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका। तो इसको आप कंडक्टिंग लूप समझो। अभी अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज होगा तो इसमें ऐसा करंट आएगा कि वो उस इंक्रीज को अपोज करे। तो इसमें करंट आ जाएगा, देखो ये डायरेक्शन में करंट अगर ऐसा आया तो इलेक्ट्रॉन्स उसके उल्टा जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऐसे लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उल्टा है। तो यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन। दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपको पता करना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अपने एज्यूम करेंगे कि यहां से जितने भी पॉइंट्स है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। नाउ कमिंग टू द फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ था EMF इक्वल्स टू क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये फैराडे का लॉ था, ठीक है। अभी आते हैं पहले इस टर्म पे E डॉट dl के इंटीग्रेशन पे। तो अगर ऐसा करूं मैं कि dl में ये डायरेक्शन में ले लूं, अगर dl ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, dl भी उधर ही है। तो अगर ऐसा है तो E डॉट dl जो होगा वो हो जाएगा E dl cos 0, cos 0 1 हो गया। अभी आ जाते हैं RHS में, माइनस ऑफ d बाई डी टी। फ्लक्स का क्या लिखूं मैं, तो अगर किसी इंस्टेंस पर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड B है तो उस इंस्टेंस पर अगर मैं फ्लक्स लिखता हूं तो लिखूंगा मैं B इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अभी हर जगह स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो E को मैं बाहर ले सकता हूं। क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dl बचा इधर, इधर में क्या आएगा तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा dB बाई डी टी। क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ dl, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई स्मॉल r। अब यहां पर एक टर्म है, देखो फ्लक्स जो एग्जिस्ट करता है ना वो कैपिटल R डिस्टेंस में कर रहा है या स्मॉल r डिस्टेंस में। मैग्नेटिक फील्ड तो इतने ही दूरी पर है, तो इतने से अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा ना, इतने से, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इतने में ही है, तो इतने से ही फ्लक्स आएगा। तो ये जो स्मॉल r है इसको आपको कैपिटल R लिखना चाहिए। ये देखो है ना, इधर आ गया माइनस पाई कैपिटल R स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया वो आया माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी अपॉन 2 पाई स्मॉल r। पाई पाई चला जाएगा, तो पाई पाई चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ आर स्क्वायर अपॉन 2r डी बी बाई डी टी। तो अगर मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ खींचूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r, अंदर के लिए तो अभी खींचा था मैंने, अंदर के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। बाहर के लिए अगर मैं खींचूं तो देखो इनवर्स रिलेशनशिप है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो ये हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ।
ये हो गया पॉइंट R इक्वल्स टू कैपिटल R। इतना नोट कर लेते हैं, है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सिलेंड्रिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है ना। और यहां पर मैंने एक प्रोटॉन को रखा है। अब आपको बताना है प्रोटॉन जो है रेस्ट से रिलीज करने के बाद इधर जाएगा या इधर जाएगा। से इट इज पाथ 1, इट इज पाथ 2, तो पाथ 1 पे जाएगा या पाथ 2 पे जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ जो है इंक्रीज कर रहा है। और आपको यह बताना है कि प्रोटॉन किधर डेविएट होगा, इधर की ओर या इधर की ओर। उसके आगे के पाथ को नहीं बताना है। तो देखो, सबसे पहली बात यह आ रही है कि ये जो पॉइंट है ये इस रीजन के बाहर का पॉइंट है। तो रीजन के बाहर का पॉइंट है, तो क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो मैंने अभी अभी बताया कि सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अगर चेंज होगा तो उस रीजन के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही, उस रीजन के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखना है? तो यहां से आप एज्यूम करो कि एक कंडक्टिंग लूप जाता है जिसका सेंटर जो है इस रीजन के सेंटर पे। अब अगर कंडक्टिंग लूप जाता है तो उस कंडक्टिंग लूप में करंट कैसे जाएगा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है तो उसमें करंट ऐसे जाएगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो ये लूप मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनाएगा, तो ऐसा करंट जाएगा। तो जब ऐसा करंट जाएगा तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके उल्टा जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक उल्टा। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्रोटॉन तो एक पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन किस पाथ पे जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन will follow path 1। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल। इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड इसको बोला क्यों जा रहा है। एक सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन है dB/dt, और ये कांस्टेंट रेट से है। अभी आपको एक रॉड दिया गया, यहां पर एक रॉड है AB, और आपसे ये बोला गया कि ये जो AB रॉड है, इस AB में पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ, आप ये बताइए। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन द रॉड AB? ठीक है ना। ये हो गया सेंटर ऑफ द रीजन, एंड रेडियस ऑफ द रीजन इज गिवन एज कैपिटल R। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, और वो कांस्टेंट रेट है dB/dt। अब आपको बताना है कि भाई AB रॉड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है। अब मैं यहां पर देखो जो बताऊंगा उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसको नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्यों कहा जा रहा है। देखो, समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया कि सेंटर से इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। सेंटर से ऐसे ज्वाइन करने के बाद मैंने फील्ड लाइंस ड्रॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से आई हैं। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मैं ड्रॉ करूं तो दीज आर द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैंने ड्रॉ की है। अब अगली बात, मैग्नेटिक फील्ड से टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन कैसे देखना है? तो इन सारे सर्कुलर लूप्स को कंडक्टिंग वायर बना के। तो अगर ऐसा है तो दीज आर द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस रीजन में इंड्यूस्ड हुई हैं। अब बात को आप समझो, अगर मैं OAB इस पूरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखूं तो पूरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ से लिख सकता हूं मैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा -d∅dt। अब पूरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ OAB में, ट्रायंगल OAB में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा -d∅dt। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है। अब
ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब ये पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पार्ट में है ये देखना चाहता हूं मैं। तो अगर मैं ओए के लिए बात करूं तो किसी भी पॉइंट पर ले लो, यहां पर ले लो। अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूंगा ओए के अलोंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ये डायरेक्शन में, देखो ऐसे एरो जा रहा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर। और डीएल जो होगा, अगर मैं डीएल लेता हूं तो ये डायरेक्शन में लूंगा क्योंकि मुझे इसके अलोंग ईएमएफ निकालना है। तो ई और डीएल में एंगल कितना आ गया 90। कहीं भी आप लेके देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा, क्योंकि ये एरो ऐसे घूम रहा। और डीएल का क्या डायरेक्शन होगा, तो डीएल इस लाइन के अलोंग होगा। तो ई डॉट डीएल अगर मैं लेता हूं तो यहां भी एंगल 90 है। तो मतलब क्या कि ओए और ओबी में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। तो ओए और ओबी में अगर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है तो ट्रायंगल ओएबी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वही एबी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इसको लिखा जा सकता है विच विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एबी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अब इस ट्रायंगल में इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर निकाल लिया जाए तो वही इंड्यूस्ड ईएमएफ एमईबी में होगा। अब इसी को अगर कोई ऐसे करता, बात को समझो, क्वेश्चन में ये बोला था कि इस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये बताए। अब अगर कोई ऐसे सोचता कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछा जा रहा है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं ऐसे निकालूं या ओवर दिस पाथ निकालूं, आंसर तो सेम आना चाहिए। तो यहां ऐसा नहीं होगा। अगर वही कोई बोल देता है कि मैं ले लूंगा आर्क लूंगा मैं ए बी साथ में ओए एंड ओबी, तो ओए ओबी और वो आर्क मिलके एक बना देंगे क्लोज एरिया। और उस क्लोज एरिया में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसमें बोलेंगे कि भाई इसमें ही सारा ईएमएफ है, क्योंकि ओए और ओबी में तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ आ ही नहीं रहा, तो इसमें ही सारा है। तो बात यह है कि ट्रायंगल ओएबी का एरिया और इस पूरे सेक्टर का एरिया अलग अलग है। तो अलग अलग है तो सीधी सी बात है कि ये वाला टर्म दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये पाथ से निकाल या फिर ये पाथ से निकाल, दोनों पाथ में अलग अलग आएगा। अब अगली बात, इस ट्रायंगल से एसोसिएटेड फ्लक्स कैसे निकालूंगा मैं। तो एसोसिएटेड फ्लक्स निकालने के लिए ये दोनों साइड जो है आर आर है, ठीक है ना। ये रॉड की लेंथ गिवन थी, ये रॉड की लेंथ थी एल, तो ये रॉड की लेंथ एल है। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया में निकाल सकता हूं परपेंडिकुलर का वैल्यू इवेल्युएट करके। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं तो ये लेंथ हो जाएगी L/2 और ये लेंथ है R। तो ये जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ हो जाएगी अंडर द रूट R स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर। अब ये होगी परपेंडिकुलर की लेंथ, तो जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/2 परपेंडिकुलर इनटू द बेस, और बेस लेंथ हो गया L। तो ये एरिया हो गया इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं ऐसा कर दूं तो यही फ्लक्स का वैल्यू है। अब ये फ्लक्स का वैल्यू अगर मैं यहां रख देता हूं तो ए बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, है ना। नोट करते हैं इसको। अगला एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये एक अच्छा एग्जांपल है। इस सिलेंड्रिकल रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसी रीजन में मैंने क्या किया कि एक नॉन कंडक्टिंग लूप को रख दिया। ये नॉन कंडक्टिंग लूप है, इसमें चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q एंड इस लूप का जो रेडियस है वो है स्मॉल a, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सडनली मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, और सडनली जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ किया ये लूप रोटेट करने लगा। पहले ये रुका हुआ था, पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ किया गया ये लूप अचानक से घूमने लगा। अब आपको यह बताना है कि वो किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगा और क्या क्या चीजें गिवन है। तो आपको गिवन है कि स्विच ऑन जब था मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नीट्यूड कितना था मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये गिवन है आपको। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है स्मॉल b। और क्या गिवन है,
तो इस रिंग का मास गिवन है, मास ऑफ रिंग, ये रिंग का मास गिवन है स्मॉल m। अब मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ करने के तुरंत बाद आप ये बताइए कि ये किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा A/2 dB/dt, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोचो अगर मैं एक छोटा सा चार्ज ले लेता हूं यहां dq, स्मॉल चार्ज, तो उस पर फोर्स क्या आएगा, फोर्स ऑन dq, ये फोर्स आएगा A/2 dB/dt इंटू dq, यही फोर्स आएगा। अच्छा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप इसको ऐसे समझो कि मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ किया जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ किया जा रहा है तो अचानक से फ्लक्स को कम कर दिया गया, तो फ्लक्स को कम किया गया, तो अगर ये कंडक्टिंग लूप होता, मैंने बोला कि कुछ हो या ना हो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं डायरेक्शन देख रहा हूं, तो उसके लिए अगर ये कंडक्टिंग लूप होता तो करंट कैसे जाता, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अचानक से घट गया, तो करंट किस डायरेक्शन में आता, ऐसा। करंट अगर ऐसा आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आएगा जैसा एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट ये डायरेक्शन में आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में है, तो इस dq पे जो फोर्स लगा dF, उसका ये डायरेक्शन हो गया। अब ये फोर्स जो है सेंटर के अबाउट टॉर्क देगा क्या, उस टॉर्क का क्या वैल्यू होगा, उस टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा d टाउ इक्वल्स टू A/2 dB/dt dq इनटू स्मॉल a। तो पूरे पे टॉर्क कितना आएगा, तो पूरे पे जब टॉर्क निकालूंगा तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, A/2 बाहर आ जाएगा, dB/dt भी बाहर आ जाएगा, ये स्मॉल a भी बाहर आ जाएगा, तो स्मॉल a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, dq। तो अगर मैं dq को इंटीग्रेट करता हूं तो ओवर दी रिंग इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये हो जाएगा कैपिटल Q के बराबर, ये टॉर्क का वैल्यू है। अच्छा, अब ये टॉर्क आ गया पूरे पे, अब इस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, I अल्फा। ये टॉर्क को अगर मैं I अल्फा से रिप्रेजेंट कर दूं, I अल्फा, और अल्फा हो गया d⍵/dt, तो ये हो जाएगा टाउ dt इक्वल्स टू I d⍵, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं तो इंटीग्रेशन टाउ dt इक्वल्स टू I ⍵f माइनस ⍵i, ये जो टर्म होता है इसको बोला जाता है एंगुलर इंपल्स। अब ये टॉर्क का वैल्यू मैं अगर वहां रख दूं तो देख, यहां नीचे dt है, यहां ऊपर dt है, कैंसल हो जाएगा। तो अगर ये कैंसल कर देते हैं तो ये आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन में a² इंटू क्यू इंटू dB, इधर I ⍵f चाहिए, ⍵i 0 है। इंटीग्रेशन dB का क्या करना है, तो इंटीग्रेशन dB में अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना था, तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड B था, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो 0 है, तो I ⍵f, तो ⍵f की वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो माइनस साइन को अवॉइड करेंगे, A² QB, और नीचे आ गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो ये आ गया आपका आंसर। यहां मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस रिंग का रिप्लेस कर दोगे तो इससे आ जाएगा कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बंद हुआ वैसे ही ये घूमने लगा। अब ये घूमा क्यों, तो घूमा इसलिए क्योंकि सडनली मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ होने से हुआ क्या कि इस पर एंगुलर इंपल्स डेवलप हुआ, और जैसे ही एंगुलर इंपल्स डेवलप हुआ इसको झटका लगा, और जैसे ही इसको झटका लगा ये अचानक ही रोटेट होने लगा, ठीक है ना। तो किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हुआ, ये बात हुई, इसको नोट कर लेते हैं। अगला एग्जांपल है कि सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एंड इट इज वेरिंग विद टाइम, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है एट ए रेट dB/dt, dB/dt is the rate of variation
ये मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन का रेट है। आपको ये बताना है कि m पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो कंपोनेंट आएगा nm के अलोंग वो कितना आएगा। m पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट अलोंग nm, उसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है आपको। और ये गिवन है कि इस रीजन का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और ये भी गिवन है कि मान लो ये स्मॉल x डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इवेल्युएट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट m along nm। ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो देखो स्टार्ट करते हैं। एज्यूम करो कि ये जो m पॉइंट है, ये m पॉइंट यहां से y डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करता है, ये एज्यूम करो। अब क्या करो कि y रेडियस का एक सर्कल खींच लो, y रेडियस का एक सर्कल खींच लो आप। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस सर्कल के अलोंग ही होगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड से टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए इसको कंडक्टिंग लूप समझ लो और इसमें करंट बताओ। तो करंट जो होगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये जो लाइन दिख रही ना ओ से जाती हुई, ये ब्लू लाइन इसके परपेंडिकुलर है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग एनएम लेना है, तो एज्यूम करके ये एंगल है थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो जो आंसर है अपने को कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कंपोनेंट इक्वल्स टू ई कॉस थीटा। देख अब ये ई कॉस थीटा कैसे निकाले, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो, देखो y/2 इंटू डी बाई डी टी। पीछे जाके आप डेरिवेशन चेक करो, यही लिखा गया है, इंटू कॉस थीटा, यही आंसर है। अच्छा कॉस थीटा कैसे निकालूं मैं, तो वापस आ जाते हैं। देखो ये थीटा है, ये 90 है। अच्छा ये एंगल बताओ, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। अब अगर ये थीटा है तो अगर मैं कॉस थीटा लिखूं, कॉस थीटा को लिख सकता हूं y/2 डी बी बाई डी टी। कॉस थीटा को मैं लिखूंगा, देखो बेस हो जाएगा x, हाइपोटेनस हो जाएगा y, तो x/y, तो y चला गया, तो ये आ गया x/2 डी बी बाई डी टी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द लाइन nm है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो पॉइंट कितने डिस्टेंस y पर लोकेटेड है। ये जो टर्म आ रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y। ठीक है, अब इस बात को आगे के लिए ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लेते हैं।